एसी क्यों हमेशा सीलिंग के एसी लगाते हैं, वाई? क्योंकि वो लेटेस्ट थी। क्या क्या? क्योंकि वो एयर रूम का एयर लेके उसको वो करता है ना शायद। हाँ ठीक है, लेकिन ओके ठीक है। तो सीलिंग फैन इतना ज्यादा फेमस क्यों है? व्हाई सीलिंग फैन इज मच फेमस देन टेबल फैन? तो क्योंकि टेबल फैन तो सिर्फ डायरेक्ट देता है ऊपर, सीलिंग फैन तो मतलब मतलब दूर दूर तक हवा दे देता है ना। सर इसका वाइड एरिया होता है सीलिंग फैन। ओके, हाँ वाइड एरिया होता है, फाइन ठीक है। तो नेहा, क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि इसीलिए ही हम मतलब एसी को भी लगाते हैं ऊपर में सीलिंग के पास, क्योंकि इसको एक वाइड एरिया मिल जाता है पर आई इंस्टेड इंस्टेड यहाँ पे मिडिल ऑफ द वॉल में ऐसे लगाने के लिए। हाँ। किसी किसी शॉप में देखा है आपने कि उनका बेसिकली अगर विंडो एसी रहता है तो एकदम नीचे में लगा हुआ रहता है उनका, मतलब एक नीचे में इनलेट रहता है तो नीचे में लगा देते हैं। किसी शॉप में स्पेशली देखा होगा आपने। ये जैसे शॉप का गेट है तो गेट के सामने, यहाँ पे गेट के सामने नीचे में लगा हुआ रहेगा एसी। किसी शॉप में आपने नोटिस किया है, देखा है कहीं पर भी? नो सर। बाकी देवेश, जबजोत, आपने कभी देखा है? नो सर। नहीं? नो सर। नोटिस करना आपको कहीं पर अगर दिखेगा ना तो नोटिस करना। एंड अगर उन शॉप वालों को आप अगर जानते होगे तो वो हर टाइम में ये चीज बोलेगा कि अरे यार, गर्मी इतनी हो गई है, एसी तो काम ही नहीं करता। हालांकि ये नो डाउट गर्मी हो जाती है तो एसी काम नहीं करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर आदमी की आउटक्राई बहुत ज्यादा होगी। अब ये समझते हैं एसी कौन सा हवा देता है, ठंडा हवा देता है, गर्म हवा देता है, कोल्ड या फिर वार्म या हॉट? वो कोल्ड हवा ही देता ठीक है। घर के अंदर कोल्ड हवा देता है, बाहर में क्या देता है? है सर, गर्म हवा देता है बाहर तो। गर्म हवा देता है। अब पहले यहाँ पे आते हैं घर के अंदर में। ये यहाँ पे हमने एसी बेसिकली सीलिंग पे हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये कोल्ड हवा दे सके, राइट? कोल्ड हवा को मैं इससे डिनोट कर देता हूँ। ओके, कोल्ड हवा, कौन सी हवा भारी रहती है, कोल्ड हवा या फिर वार्म एयर? कोल्ड। ठीक है। एंड जो चीज भारी रहता है वो नीचे जल्दी आएगा, एंड जो हल्का रहता है वो ऊपर जल्दी जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है। ओके, एसी हम चलाते हैं सोचो गर्मी के टाइम में, कंसीडर कर लो मई में चला रहे हैं, मई जून लाइक वाइज। रूम में पूरी गर्मी है, गर्मी को मैं इस कलर से डिनोट करता हूँ, पूरी गर्मी भरी पड़ी है। एंड एसी चला रहे हैं तो बेसिकली क्या है कि ये गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगा, एंड ऊपर जा जा करके ये सीलिंग से टकराएगा, एंड टकराएगा तो उसको एक फोर्स मिलेगा, फिर नीचे नीचे आने लगेगा। और क्योंकि वो इतना ज्यादा हेवी नहीं है तो अराउंड यहाँ पे आकर के फैल जाएगा। क्लोज्ड रूम। एंड एसी जब आप ऑन करोगे तो कोल्ड एयर यहाँ से ऐसे नीचे आकर के डिसेंड होगा, क्योंकि वो भारी है, यहाँ पे मिक्सिंग होगा, टाइम लगेगा, और उसके बाद ठंडी हवा फिर धीरे धीरे आपको यहाँ पे नीचे फ्लोर पे आपको मिलना शुरू होगा, राइट? यस सर। इस कंसेप्ट को याद रखना, इसको बाद में हम यूज करेंगे बेसिकली। तो इसीलिए द रीजन, वन ऑफ द रीजन वाई की बेसिकली एसी को हम सीलिंग पे लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाते,
क्योंकि अब देखो, अगर अब दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि बेसिक अगर विंडो एसी, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, स्प्लिट एसी या विंडो एसी? सोचो कि दोनों एसी ही 1 टन का है, विंडो वाला भी और स्प्लिट वाला भी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि कौन बिल ज्यादा देगा, उसकी नहीं, इफेक्टिवनेस की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव होता है, विंडो एसी या स्प्लिट एसी? स्प्लिट एसी होगा ना। अब एक चीज ये समझो, विंडो एसी यहाँ से, अब पहला ये कंडीशन था, ये गर्म हवा पूरा ऐसे करके आई हुई है एंड फिर ये सीलिंग से टकराई एंड फिर नीचे डिसेंड होना शुरू हो गई, लेकिन ज्यादा दूर तक रहेगी नहीं, तो यहाँ तक आकर के रुकेगी और उसके बाद इसको फोर्स नहीं मिलेगा तो यहीं आसपास कहीं घूमते रहेगी, ऊपर जाएगी, फिर सीलिंग से टकराएगी एंड लाइकवाइज। आप कभी एक चीज नोटिस करना कि गर्मी के टाइम में आपका फ्लोर जो है वो रिलेटिवली ठंडा रहता है एज कंपेयर टू आपका बिस्तर। नोटिस किया है आपने कभी? आपका बेड पे जो मैट्रेस है वो ज्यादा गर्म रहेगा एज कंपेयर टू ये वाला पार्ट, फ्लोर वाला पार्ट। इसलिए कभी कभार इच्छा अगर होता होगा तो नीचे भी लेट जाते हैं लोग। वाई? यस सर। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये गर्म हवा जो है ये सीलिंग से टकरा करके वापस आकर के इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा उसका कंसंट्रेशन हो जाता है एंड यहाँ पे जो गर्म हवा है वो भी उठ रही है, लेकिन फिर ये यहाँ पे आकर के ये यहाँ पे जाकर के मिक्स हो जाएगा। ये वाली गर्म हवा धीरे धीरे उठते रहती है, लेकिन ये वाला यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाता। यहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक क्या बोले, एक डोम सा क्रिएट हो जाएगा, गर्म हवा का डोम जैसा। इसलिए फ्लोर हमारा रिलेटिवली कम गर्म रहता है एज कंपेयर टू बिस्तर। लेकिन इसमें एक चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोर एकदम ही मतलब ठंडा रहता है, इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ा है कभी क्लास में, स्कूल में, स्पेसिफिक हीट? नो सर। कोई बात नहीं, इस चीज को नो सर। समझते हैं। ओके, आप एक पानी को गर्म करो, ठीक है, एंड पानी आप किसी पतीले में गर्म करोगे, राइट? वो स्टील का है। आप जब गर्म कर रहे होगे तो कौन सबसे ज्यादा जल्दी गर्म होगा? मतलब आपने गर्म करने के लिए रखा, 5 मिनट्स लग गया, तो पानी गर्म होगा या फिर स्टील वाला गर्म हो जाएगा? तो पहले तो स्टील होगा ना। पहले स्टील गर्म होगा, राइट? यस एंड सर। पानी Yes. टाइम लेगा गर्म होने में, राइट? ओके, अब सोचो कि 5 मिनट्स आपने मतलब टोटल 15 मिनट्स गर्म किया है एंड गर्म करके आपने गैस ऑफ कर दिया। नाउ यू केम बैक 30 मिनट्स लेटर। अब कौन ज्यादा गर्म रहेगा? पानी गर्म रहेगा ज्यादा या फिर स्टील? सर पानी। हाँ ऑब्वियसली, पहले 5-10 मिनट में आप तो स्टील को छू नहीं सकते थे। हाँ वो सर पानी रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स वो होते हैं ना, हीट अप होते हैं, तो रहेगा ही। हाँ, तो सिर्फ इस चीज का स्पेसिफिक हीट आपको नहीं पता है, तो मैं उसका बेसिकली साइंटिफिक डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। आप इस चीज को समझो, जो चीज जल्दी गर्म होती है वो लोग जल्दी ठंडी हो जाती है, एंड जो चीज धीरे धीरे गर्म होती है उसको टाइम लगता है ठंडा होने में। ह्यूमन लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हो, जो जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है वो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, एंड जिनको बहुत कम गुस्सा आता है उसको ठंडा, और जब गुस्सा आया तो ठंडा होने में टाइम लगता है। ये तो आपने नोटिस ही किया होगा। एंड जिसको बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है उसके गुस्से की इज्जत भी नहीं रहती। मालूम है ये तो गुस्सा ही होगा,
लेकिन जो एक्चुअल में गुस्सा बहुत कम होता है, रेयर होता है, उसको गुस्सा आया तो उसको ठंड हुई, मतलब उसको कूल डाउन होने में टाइम लगेगा। हाँ। यही चीज है कि जो चीज जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा होगा, और जो चीज जल्दी ठंडा होगा मतलब धीरे गर्म होगा वो मतलब धीरे धीरे ठंडा होगा। आप लोग कभी राजस्थान गए हो, अजमेर, जयपुर, ये सब? यस सर, जैसे जयपुर। यस सर। रात में वहां पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडी हो जाती है, यस सर। क्यों, वाई? सर तो फिर जो ज्यादा गर्म एरिया होता है वो जल्दी ठंडा होता है रात को, जैसे। आप जो बोल रहे हो जब जो, तो वो हाफ ट्रूथ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो अब तो देखो ना, जयपुर का टेम्परेचर या जोधपुर का टेम्परेचर जून मंथ में या मई मंथ में 48 डिग्री 47 डिग्री रहता है। दिल्ली का भी उतना ही पहुंच जाता है, 45 46। लेकिन आप जोधपुर को रिलेटिवली रात में देखोगे तो अराउंड 35 तक पहुंच जाएगा, या सर 34 ये 30। सब तो इसलिए क्योंकि जो सैंड है वो फिर ठंडा हो जाता है ना, तो वहां से फिर हवा आती है इसीलिए। एब्सोल्युटली सही बोल रहे हो। इसलिए क्योंकि सैंड जो है, सैंड पार्टिकल्स जो है वो बहुत जल्दी गर्म होगा, इसलिए बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और जो बेसिकली दिल्ली का है, जो लैंड है, उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, और गर्म होने में टाइम लगेगा तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। एक चीज से समझो कि आप सोचो 8 बजे 8 AM इन द मॉर्निंग या 7 AM इन द मॉर्निंग खाली पैर आप दिल्ली के लैंड में चल सकते हो, लेकिन 7 बजे 8 बजे सुबह में आप जोधपुर में खाली पैर, अनलेस आपको आदत नहीं हो तो वो एक अलग बात है, आप खाली पैर चल नहीं सकते, क्योंकि सैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। सैंड गर्म होकर के तो देखा ही होगा, भट्टी वट्टी सब जो रहता है, ये सब चीज, राइट? यस सर। ओके, ये कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर हुआ है। एंड वापस से आता हूँ वो विंडो एसी वाले कंसेप्ट पे। विंडो एसी वाले में क्या है कि बेसिकली यहाँ पे विंडो लगा हुआ है, एंड जो हॉट एयर है उसकी सर्कुलेशन यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि बेसिकली कोल्ड एयर तो डेंसर है, भारी है, वो नीचे आएगी, तो ये जो बेसिकली विंडो एसी जो हवा फेंक रही होगी कोल्ड, तो आपको लगता है कि तुरंत यहाँ पे पहुंच जाएगा, अनलेस सीलिंग से नहीं टकराएगा, ये तुरंत यहाँ पे पहुंचेगा? क्योंकि ये तो भारी है। नहीं समझ रहे? नहीं सर। वापस समय इसको erase करके, असल में क्या है कि इस एयर पोल्यूशन में ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल आइडियाज हैं, उस चीज को आप मतलब थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं होगा तो समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए ही मैं ये चीज मैं बता रहा हूँ। एक बार ये वाला क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो हम रीजंस को कर सकते हैं। दिस इज योर एसी, मैंने बोला कि यहाँ इस एरिया में तो ज्यादा गर्म हवा रहेगा एज कंपेयर टू एंटायर, मतलब रूम के हिसाब से। इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है। अब विंडो एसी जो है, आप जितना भी उसके इनलेट को ठीक कर लो, एडजस्ट कर लो, लेकिन वो या तो ऐसे हवा देगा या फिर ऐसे सॉरी, ऐसे हवा देगा। अब क्योंकि कोल्ड एयर डेंसर है, भारी है, वो कोल्ड एयर भारी है, तो वो यहां पे पहुंच करके फिर नीचे डिसेंड होनी चाहिए। यहां पहुंचा, डिसेंड हुआ, जैसा फैन का स्पीड होगा, फैन का स्पीड ने हवा को यहां पहुंचाया, फिर डिसेंड हो जाएगा। फैन का स्पीड यहां हवा हुआ, फिर डिसेंड हो जाएगा, और ये डिसेंड होते होते यहां पे आकर के रुक जाएगा। अब समझ में आ रहा है?
यस सर। आप एसी का फैन का जो चला रहे हो, फैन एसी पे फैन का स्पीड F1 है, तो F1 से लेकर के F3 तक आप फैन का स्पीड चला रहे हो, तो जितना स्पीड आप भेजोगे उतना ही तेजी से हवा जाएगी। और F3 में सोचो कि रूम अगर छोटा है तो यहाँ पे टकराएगी एंड फिर यहाँ पे डिसेंड होगा, लेकिन यहाँ पे टकराई तो एटलीस्ट सीलिंग पे जाकर के पहुंच रही है हवा, लेकिन इनिशियल टाइम में नहीं पहुंचेगी, उसको टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि यहाँ पे फोर्स करने के लिए पीछे से सपोर्ट मिलना चाहिए कोल्ड एयर का। और तब जाकर के यहाँ पे बेसिकली मिक्सिंग होगा, कोल्ड और वार्म एयर का मिक्सिंग होगा। अब कोल्ड एयर बहुत ज्यादा है तब धीरे धीरे जाकर के रूम ठंडा होगा। लेकिन सोचो कि ये रूम बहुत ज्यादा बड़ा है, ये रूम, इस रूम का साइज बहुत बड़ा है, तो ठंडा होने में ये एक्चुअल में रूम को ठंडा कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए फिर हमें एसी का टन इंक्रीज करना पड़ता है। 1 टन तो काम ही नहीं करेगा, 2 टन चाहिए, 2.5 टन चाहिए, 3 टन चाहिए, लाइकवाइज, ताकि वो ज्यादा फोर्स से एयर को रिलीज कर सके। अब समझ में आ रहा है? यस सर। यस एसी को हम बेसिकली क्यों, और स्प्लिट एसी क्यों ज्यादा इफेक्टिव होता है, विंडो एसी कम इफेक्टिव होता है, बिल्स विल्स को हटा करके बात करते हैं। अब बात की है उस पर एफिशिएंसी, सेम टन की एसी अगर कितनी कौन एफिशिएंट रहती है। अब आते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर के एटमॉस्फेयर पे। अब सोचो ये खुला है, खुला मैदान है, एंड ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है आप लोगों को? सुना होगा। यस क्या सर। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? वो सर गर्म हवा को ट्रैप करके जो रखते हैं। ओके, गर्म हवा को ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है। Yes. एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? CO2 वही ना जो बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो, बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, उस पे मतलब कंसेप्ट पे मैं एक्चुअल में डीप कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा। बस इतना बोलूंगा कि ग्रीन हाउस गैस, ओके आप बोल रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, यस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कोई भी ऐसी गैस जो कि हीटिंग इफेक्ट लाए वो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर गोइंग बाय द डेफिनेशन एंड कंसेप्ट अगर बोलें तो कोई जरूरी नहीं है ग्रीन हाउस गैस सिर्फ ऐसा ही होगा, उसका और भी आइडियाज होते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो। एक और एग्जाम्पल से समझोगे तो मतलब बहुत आसान से समझ जाओगे। गर्मी के मौसम में आप शॉपिंग करने के लिए गए, आप अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया। अब दिल्ली है, आप तो मतलब दिल्ली में तो ऐसा होता है कि लोग गियर में भी लॉक लगा करके जाते हैं, है ना? मतलब गियर पे तो लगा करके गए ही गाड़ी को, गियर में लॉक भी, एक अलग से गियर का भी लॉक आता है, वो लगा करके रहते हैं ताकि गाड़ी चोरी नहीं हो, राइट? हाँ यस सर। अब सोचो मई मंथ है या जून मंथ है, आप शॉपिंग करने के लिए गए हो, ऑब्वियसली विंडो को तो लॉक करके ही जाओगे, चोरी वोरी का डर होगा, ये सब चीज होगा। आधे घंटे के यस बाद आधे घंटे के बाद आप आए वापस, एंड फिर कहीं जहां जाना है, घर जाना है वापस, फिर आगे आप ड्राइव करके आप जाना चाह रहे हो, क्या आप एंटर कर लोगे तुरंत? और तुरंत अगर घुस जाओगे तो आप ये चीज करोगे ना, विंडो को नीचे करोगे एंड थोड़ी देर के बाद एसी चलाओगे। यस सर। क्यों होता है, क्यों? सर शीशों की वजह से जो रेज आ रही थी सन की वो एम्पलीफाई हो गई, जो कि उधर गाड़ी के अंदर ही ट्रैप हो गई थी, जिसकी वजह से हाँ, गर्मी बढ़ जाएगी और कोई सही कूलिंग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही बोल रहे हो, यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बोलूं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि जो बेसिकली लॉन्गर रेडिएशंस हैं जो आ रहे हैं, वो अंदर तो घुस जाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, ट्रैप हो जाता है। तो और फिर हीटिंग इफेक्ट डाल देता है, अगर वो ट्रैप भी अगर रहेगा तो हीटिंग इफेक्ट डाल देता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, विंडो ओपन करते हैं एंड फिर उसके बाद आप ये रिलीज करते हैं ताकि थोड़े देर 2-3 मिनट हो जाए ठंडी,
फिर आप मतलब ये करोगे, क्या बोलते हैं, उसके बाद एसी ऑन करोगे। सो मैंने हालांकि जल्दी जल्दी में गलत किया। जो बेसिकली शॉर्ट रेडिएशंस जो आती हैं, शॉर्ट रेडिएशन इजीली सर आपकी आवाज कट कट आ रही। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब ठीक है? हाँ सर, अब बेटर है। नहीं, ये झिक 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 करके इंटरफेरेंस आ रही है ना, तो मुझे सुनाई दे रहा है, तो मेरे पास तो नहीं होगा ना वो, मुझे सुनाई नहीं देगा ना वो आवाज। आप एक बार तीनों म्यूट करना, मतलब हालांकि देवेश तो म्यूट पर ही है, नेहा जबजोत भी म्यूट। मैंने म्यूट ही रखा था। ओके, अभी ठीक है। ओके, सो अब अनम्यूट करना एक बार तीनों। आप में से किसी एक के में मतलब इश्यू है शायद, खैर कोई बात नहीं। कमिंग टू द पॉइंट, तो इस चीज को लॉन्ग शॉर्टर रेडिएशंस एंटर कर सकती हैं, लेकिन जैसे एग्जिट करना रहेगा तो वो एग्जिट नहीं कर पाती है, और फिर वो हीटिंग इफेक्ट दे देती है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, राइट? ये चीज आइडिया समझ में आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है। और जो बेसिकली आप देखोगे ना, आप देखोगे टेम्परेट रीजन्स में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब में क्या रहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से वो लोग अपना पौधा उगाते हैं ताकि एंटर सन का रेस तो एंटर कर जाए और उसके बाद एग्जिट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे गर्म हो जाएगा, और एटलीस्ट ऑप्टिमम गर्मी होनी चाहिए ताकि पौधा उग सके। ओके, एक मर्तबा मैंने आप लोगों से पूछा था कि टाइम कौन सा जगह पे कितना रहेगा टाइम, ऐसा एज सच। तो आई होप आपकी ये आइडिया क्लियर है, एंड ये भी आइडिया क्लियर है कि बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड सन, अर्थ की अलाइनमेंट सन के टुवर्ड्स कब रहेगी, ये सब, ये आइडिया तो क्लियर है ना कि अभी जैसे नवंबर दिसंबर में दिल्ली में जैसे गर्मी शुरू हो जाएगी, सॉरी ठंडी शुरू हो जाएगी, और ठंडी है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी। ये आइडिया क्लियर है तीनों को? हाँ यस सर। यस सर। देवेश आपको? यस सर। ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि ये आइडिया हमें मतलब चाहिए होगा इस। ओके, अब समझते हैं। और एक और कंसेप्ट, कंसेप्ट नहीं, मैं एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। सोचो कि लाइट नहीं है, अभी मेरा लाइट नहीं था, पावर कट था, और ये मई का टाइम होता, मई का टाइम होता, आप पूरा पसीना पसीना हो गए हो, एंड अचानक से लाइट आई है। कौन सा जल्दी तुरंत आपको जो सुकून वाला राहत देगा, वो फैन सुकून वाला राहत देगा तुरंत, विद इन फर्स्ट मिनट? फैन राहत देगा या एसी राहत देगा? सो फैन। फैन। क्यों, व्हाई? बिकॉज़ एसी फैन कूलिंग करने में टाइम लेता है। हाँ। ओके, सो इस चीज को एसी कूलिंग करने में टाइम नहीं लगता, ये चीज नहीं है। बेसिकली ये कंसेप्ट है, इवापोरेशन लीड्स टू कूलिंग। अब जैसे आपका मतलब, अब ऐसे समझ लो, गर्मी है बहुत ज्यादा, और आप बस में बैठे हुए हो किसी लोकल बस में या ट्रेन में, एंड आप सोच रहे हो बस चले तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हवा आएगी तो ठंडक मिलेगा। व्हाई? बिकॉज इवोपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। द मोमेंट ठंडी हवा आपको आपकी स्किन पे टच करती है, तो आपके बॉडी की हीट जो है वो रिलीज होगी, एंड ठंडा हवा यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, गर्म हवा यहाँ पे निकलेगा, तो आपकी बॉडी हीटिंग जो है वो हेल्प करेगी आपको कूल होने में। दैट्स व्हाई इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। ठीक है, ये मैं
कोर कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है, बस मैंने समझाने की कोशिश करी। ये चीज क्लियर है? ये तो एक्सपीरियंस वाला चीज है, तो ये क्लियर ही होगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम एयर पोल्यूशन के बेसिकली कंसेप्ट पे। ये अर्थ है और ये एक एटमॉस्फेयर है। हालांकि एटमॉस्फेयर का साइज तो बहुत बड़ा होता है, अराउंड 16,000 किलोमीटर होता है, लेकिन बेसिकली हमारा मतलब का जो रहता है एटमॉस्फेयर, वो 10 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर तक रहता है। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि फ्लाइट्स जो हैं, वो आप कभी मतलब फ्लाइट में जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो वो पायलट अनाउंस करते हैं कि नाउ वी आर फ्लाइंग एट सम 15,000 मीटर्स अबव द सी लेवल, कुछ ऐसा बोलते हैं। किसी ने नोटिस किया है? सर यस किया। सर तो ये बेसिकली जो फ्लाइट्स है वो ट्रोपोस्फियर के आस, जो ट्रोपोस्फियर का जो मैक्सिमम एक्सटेंट है यहाँ पे घूमते रहती है, यहाँ पे इस एरिया में। उसका रीजन है कि आदमी को ऑक्सीजन का कमी भी नहीं, ऑक्सीजन आते रहे, एंटर करते रहे। अब तो आप बोलोगे कि बेसिकली क्या है कि मतलब अब तो सारा विंडो पैक रहता है, सब कुछ पैक रहता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, है ना? ये चीज आप बोल सकते हो। तो बेसिकली क्या है, उसका एक रीजन है कि पहला तो अगर अंदर में तो ऑक्सीजन की वो देते हैं ना, ऑक्सीजन इनपुट देते हैं, बाहर की ऑक्सीजन से मैनेज करने के लिए आप अंदर में इनपुट देते हो। एंड बेसिकली जो फ्लाइट के जो विंग्स रहते हैं, यहाँ से एयर जैसे ट्रांसफर होता है, ये फ्लाइट का विंग है, ये फ्लाइट की बॉडी है, एंड फिर ये एक विंग है। तो बेसिकली कमर्शियल फ्लाइट्स में तो नहीं, जो बेसिकली फाइटर फ्लाइट्स रहते हैं उसमें ये इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन कभी भी लेवल, ऑप्टिमम लेवल से गिरे नहीं। इस चीज को लेकर के यहाँ से गशिंग भी होती है ऑक्सीजन की। और कभी कभार आपने सुना होगा मिड एयर फ्यूलिंग। यस सर। हाँ जी, तो वो बेसिकली यही होता है। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया था, और हालांकि इसमें बहुत चीज है बताने के लिए, एंड मैं हर टाइम में डेविएट हो जाता हूँ, लेकिन बैक टू द पॉइंट, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो वो चीज मैं बताऊंगा। और अब आते हैं अर्थ पे। नाउ अब अक्टूबर का टाइम आ गया है। अब बेसिकली क्या है कि धरती ठंडी होनी चाह रही है, धरती नहीं ठंडी होनी चाह रही है, बेसिकली सन जो है वो अब सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है। तो इसीलिए अब सन जितना हीट कर पाता था दिल्ली के धरती को, वो अब नहीं कर पाएगा, राइट? अब ऑस्ट्रेलिया को हीट करेगा। परफेक्ट। यस सर। ओके, अब वही रिमेंबर करो, वो वाला कंसेप्ट, जो चीज जल्दी गर्म होता है वो टाइम लगेगा उसको, मतलब जो चीज जल्दी गर्म होता है जल्दी कूल हो जाएगा, और जो लेट गर्म होता है उसको कूलिंग में भी टाइम लगेगा। तो धरती जो है लैंड है, एंड लैंड को तो टाइम लगता है हीट होने में, एंड जब आप हीटिंग होती है लेट तो कूलिंग भी होती है लेट। तो इस कंसेप्ट को बेसिकली अब अक्टूबर, बेसिकली सितंबर में, तो सितंबर 21 वहां पे चला गया है ऑस्ट्रेलिया में सन। अब बेसिकली इस टाइम में जो गर्मी जो बची हुई रहती है ना, जो अभी आप गर्मी फील करते हो दोपहर के टाइम पे, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। हाँ क्योंकि यस सर। ठीक है, कूलिंग होने के लिए
कूलिंग धीरे धीरे होगा तो ये हीट कूल कैसे होगा, हीट रिलीज होगा ना। आपको जो एयर वाला फैन वाला कंसेप्ट बताया था, तो आपको अगर ठंडी लग रही है तो बाहर तो आप मतलब गर्म एयर आ रही है ना। तो अब अगर अर्थ अगर ठंडी हो रही है, कैसे ठंडी हो रही है, क्योंकि गर्म हवा इवापोरेट हो रही है, राइट। लेकिन ये तो धरती की गर्म हवा है ना इवापोरेट जो हो रही है, धरती के पास जो अपना था। अब दूसरा चीज देखो कि यहाँ पे सन दूर है, तो यहाँ पे जो बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो कूल हो रही है, राइट। अब क्योंकि ये बेसिकली लैंड पे ये हवा नहीं है, तो कूलिंग इफेक्ट इसका जल्दी होगा एज कंपेयर टू यहाँ वाली, क्योंकि अर्थ तो बेसिकली एक ये है, बॉडी है। तो ये वाला जो है कि गर्म हवा रिलीज होगा, इवापोरेट होगा, और ये वाला जो एयर है वो कूल होने लगा है। अब कूलिंग एयर जो है वो डिसेंड होगा, नीचे आएगी। एंड गर्म हवा जो है वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठेगी। एंड एक जोन ऐसा रहेगा, एक ऐसा पोर्शन आएगा जहां पे मिक्सिंग हो रही होगी, कोल्ड हवा बहुत सारा एंड हॉट एयर बहुत सारा। अब ये तो बेसिकली एक छोटा रूम का तो बात नहीं है। एक छोटा रूम में एसी का F3 या फैन पे आप स्पीड करते हो तो फिर भी आपको 20 से 30 मिनट लगेगा रूम को पूरा ठंडा होने में। ये तो पूरा एंटायर नदर्न हेमिस्फीयर का ये बात कर रहे हैं, या फिर सोचो कि दिल्ली का ही बात कर रहे हैं, तो इसको तो मिक्सिंग होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, Yes, sir. राइट। ये चीज क्लियर है हर किसी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब आते हैं बेसिकली, पहले स्टबल बर्निंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिवाली की बात करेंगे। आपने हर टाइम में नोटिस किया होगा, इस बार भी नोटिस करोगे कि द मोमेंट दिवाली खत्म होगी उसके 2-3-4 दिन से ठंडी बढ़ जाएगी। अब ये चीज समझते हैं। अब ये एक जोन आ गया, ये एक जोन है जहां पे इट्स कूल एयर एंड वार्म एयर की मिक्सिंग हो रही है। वार्म एयर ऊपर जाना चाह रहा है और कूल एयर जो है वो नीचे आना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारा है तो इसलिए मिक्सिंग हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो वार्म एयर है वो यहाँ पे आकर के अटक जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा, और ये वाले जोन को धीरे धीरे ये ऐसे ट्रैप रहेगा। एंड जो कूल एयर है, यहाँ पे कूल एयर का एक जोन बन जाएगा, एंड एक जोन बन गया है वो वाला मिक्सिंग जोन, राइट। लेकिन ओवर द टाइम ऐसा तो नहीं है ना कि कूल एयर भी तो नीचे आ रही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मिक्सिंग हो रहा है तो अब हो ही रहा है, मिक्सिंग हो ही रहा है, तो मतलब कूल एयर तो आ रही होगा ना, नीचे डिसेंड हो रही होगी। क्योंकि कौन ज्यादा पावरफुल है, कूल एयर या हॉट एयर? Sir, cool air. ऑब्वियसली, क्योंकि भारी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहा है, सॉरी टुवर्ड्स, ये फ्री फॉल हो रहा है, राइट। तो उसको तो ग्रेविटी इस, और जो गर्म हवा है उसको उठने के लिए ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, तो उसको एक अलग से पावर चाहिए। एंड प्लस ये खुद में ही इवापोरेट हो रही है, तो इसको और भी पावर चाहिए एक्स्ट्रा, और यहाँ पे तो पावर चाहिए ही चाहिए मिक्सिंग के टाइम पे, और इसको फिर बाद में स्केप भी करना है। एंड ऊपर से फिर से इसको कूल एयर मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ जोन्स बन जाएंगे जहाँ पे ये कूल एयर ये सब चल रहा है। ये क्लियर है? Yes, sir.
ओके, अब आते Yes, हैं sir. हम, दिवाली के पटाखे को कभी खोल करके देखा है? हाँ खोला है? सर। क्या क्या रहता है उसमें? अब आई एक्चुअली डू नॉट वांट टू, यू शुड गो इन केमिस्ट्री की, वहां पे पोटेशियम नाइट्रेट रहता है ताकि वो जलता है, एंड लाइकवाइज आपको पोटेशियम बारूद नाइट्रेट, होता है। हाँ हाँ वही मैं बारूद का ही मैं बात कर रहा था कि आप पोटेशियम नाइट्रेट ही बारूद होता है वो, और भी बारूद होते हैं कलर देने के लिए, लेकिन इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर मैं बहुत क्रिस्प क्लियर नॉलेज में अगर मैं बोलूं तो वो एक डस्ट टाइप रहता, डस्ट रहता है उसमें, यस है? सर। धूल धक्कड़, Yes, sir. छोटे छोटे पत्थर भी रहते हैं, राइट? ओके, अब दिल्ली में क्या है, ये दिल्ली नहीं, ये वाला इशू तो हर एक जगह पे होगा जहां पे लोग पटाखे बहुत ज्यादा फोड़ेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे लोगों ने पटाखे का कलर को, मैं इससे डिनोट कर दूं, इस कलर से डिनोट कर रहा हूँ पटाखे का कलर, या ग्रे से करता हूँ, ये ठीक है। अब ये है पटाखा, राइट? अब पटाखे, ओके, इससे पहले बस एक चीज और मैं, आप लोगों का ये तो पता ही है, बस मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूंगा। आप लोग सोचो 10 दिन के लिए घूमने के लिए कहीं गए हो, एंड रूम लॉक करके गए हो, एंड वापस, एंड सब कुछ विंडो विंडो सब कुछ क्लोज करके गए हो, लेकिन वापस जब आओगे घर में तो धूल रहेगा, रहता है ना, टेबल वेबल पे धूल पड़ा हुआ रहता है। आर यू कनेक्टेड? आर यू Yes, पीपल sir. कनेक्टेड? ओके, सो ये धूल बेसिकली क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही डस्ट है। इसके अलावा उस डस्ट नहीं बोलते उसको, बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स। उस पर्टिकुलेट मैटर्स में बेसिकली डस्ट है। फिर उसके बाद आपने पोलन ग्रेन्स का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. ओके, पोलन ग्रेन्स है, डस्ट है, फिर उसके बाद और भी बाकी पोल्यूटेंट्स पहले से ही हैं, राइट? एंड उसके बाद फ्लाई ऐश है। और आप बेसिकली क्या है कि वो तो बेस्ड एनवायरनमेंट में है पहले से। हम क्या करते हैं कि दिवाली में पटाखे जला करके और भी हम ज्यादा यहाँ पे डस्ट हम ऐसे हम डाल देते हैं। ये चीज तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पटाखे फूटेंगे तो ये पूरा डस्ट 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 एक्स्ट्रा डस्ट हमने ऐड कर दिया एनवायरनमेंट में, राइट? Yes, sir. बहुत सारा डस्ट है। अब इस चीज को समझो, अब पटाखे फूटते हैं तो कौन सा हवा निकलता है? गर्म हवा, राइट? Yes, sir. अब पटाखे फूटेंगे तो यहाँ से जाएगा, आप आतिशबाजी करोगे, आसमान में भेजोगे, ऐसे देखोगे वाह वाह क्या मस्त लग रहा है। फिर आपका फ्रेंड फोड़ेगा, उनकी फैमिली फोड़ेंगी, एंड लाइकवाइज हर कोई फोड़ेंगे, ऐसा। तो बेसिकली क्या है कि अब ये डस्ट जो है, अगर वो भारी डस्ट है तो नीचे गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपने कभी पर्टिकुलेट मैटर्स, एक वो रूम में एक सिर्फ होल से अगर सनलाइट आ रही होती है तो आपने देखा होगा डस्ट, पर्टिकुलेट मैटर्स दिखते हैं, राइट? ये ऑब्जर्व नहीं किया आपने? हाँ, किया होगा। Yeah. सर सनलाइट। तो बेसिकली क्या है कि वो वाले डस्ट क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, वो धरती पे आते नहीं। आप उसको छूने का भी कोशिश करोगे, छुओगे एंड देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आके बैठ गया, लेकिन आप जब देखना चाहोगे तो वो विजिबल नहीं होगा। तो न्यूज में बहुत आता है पर्टिकुलेट मैटर 10, PM10, PM2.5, ऐसे करके लिखा रहता है। मेट्रो स्टेशन में भी लिखा रहता है कि PM2.5 कितना है अभी दिल्ली में, PM10 कितना है दिल्ली में, ऐसे करके।
मेट्रो स्टेशन में रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पहुंच गया है, हालांकि 50 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 300 है। दिवाली के टाइम में तो 800 पहुंच जाता है, 1000 पहुंच जाता है। कि वो बेसिकली क्या है कि पर्टिकुलेट मैटर एक पर्टिकुलर एक एरिया में, एक सोचो कि एक स्क्वायर बॉक्स में उस पर्टिकुलेट मैटर को अगर हम रखें, एंड जो बेस्ट हमारे लिए है कि इस स्क्वायर बॉक्स में सिर्फ 50 डस्ट ही ऑक्यूपाई करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन ये 50 डस्ट जो है वो 1000 पहुंच जाए, 400 पहुंच जाए, 500 पहुंच जाए, ये पूरा फिल कर दे, तो चोकिंग होगी ना। एक क्लास की स्ट्रेंथ है 50 एंड उस क्लास की स्ट्रेंथ में आप अगर 1000 बच्चे रख दो तो आप बैठ भी पाओगे, खड़े होने में भी होगा। एंड गलती से अगर उसमें भगदड़ मच गई तो ये तो मालूम है कि बहुत लोग मर जाएंगे, राइट। तो वैसे ही पर्टिकुलेट मैटर्स का भी यही हाल है। हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल पार्ट्स कहां से शुरू होती है, तो एक ब्लैक होल इंसिडेंट होता है। ब्लैक होल इंसिडेंट लीड्स टू बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी, 1 साल के बाद। सुना है बैटल ऑफ प्लासी? तो नाम सुना है, वैसे इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी वैसे ज्यादा। सर प्लासी था ना शायद। हाँ प्लासी, वही तो बोल, बैटल ऑफ प्लासी। हाँ सर सुना है। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का इंडिया में पॉलिटिकल पार्स जो आया, और हम बोलते हैं ना ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 साल शासन किया हम पे, राइट। हालांकि वो आ तो गए थे 1600 के आसपास ही, अकबर के टाइम में आ गए थे बेसिकली यूरोपियंस, जहांगीर के टाइम में आ गए थे। लेकिन बेसिकली ये 1757 में ये बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी होती है, एंड हमें आजादी कब मिली? 1947 में। इसलिए 200 साल हम बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने 200 साल राज किया, क्योंकि इनको पॉलिटिकल पावर मिल गया था 1757 में। अब कैसा है वो जब कभी अगर हिस्ट्री का क्लास लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। अभी वापस आते हैं, ब्लैक होल इंसिडेंट आया इसलिए मुझे मैं बोल दिया। वापस आते हैं इस डस्ट वाले पार्ट में। अब यहाँ पे आप आतिशबाजी कर रहे हो, अब कुछ डस्ट तो सस्पेंड हो जाएंगे, हर कोई तो नीचे आएगा नहीं। द वे हाउ आप वो एक होल से देखते हो कि हवा में उड़ते रहते हैं, और डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा हो गया है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे जाकर के गर्म हवा जा नहीं रहा है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मिक्सिंग जोन बन गया है। तो क्या ये जो एक्स्ट्रा डस्ट जो है हमने दिवाली में जो छोड़ा है, वो इस चीज के अंदर जाकर के बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी ना, तुरंत तो नहीं निकल पाएगी, उसको 10-15 दिन 20 दिन लगेगा समय निकलने के लिए, राइट। यस सर। हाँ जी। तो ये क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो जाती है, यहाँ पे जाकर के ये ट्रैप हो गए इस एरिया में, कुछ एंटर कर पा रहे हैं और कुछ यहीं पे जाकर के बच गए हैं। एंड ठंडी हवा तो डिसेंड हो रही है, नीचे आ रही है, तो ठंडी हवा के साथ ये पर्टिकुलेट मैटर अटैच होकर के ये नीचे आने लगते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे बेसिकली ठंडी हवा भी आ जाएगी, एंड पर्टिकुलेट मैटर्स भी बेसिकली जो हवा में हमने छोड़ा था वो एकदम नीचे आ जाएगा, एंड हमें फिर चोकिंग होने लगी, सांस नहीं ले पाएंगे, एयर पोल्यूटेड हो जाएगी। ये समझ में आया कि बेसिकली दिवाली के बाद ऐसा ही क्यों होता है कि बेसिकली दिवाली के बाद इतना ज्यादा दिक्कत है एयर पोल्यूशन का। यस सर। अब सोचो एक चीज कि कंसीडर करो, दिवाली ठंड में नहीं हो करके अगर ये जुलाई में होती, जुलाई में थोड़ी बहुत बारिश होने लगती है, यस सर।
दिवाली अगर जुलाई में हो रही होती तो कंडीशन तो बेटर होता ना। अब उस सोचो कि दिवाली जुलाई में है, वो वाले कंडीशन को देखते हैं। सो दिस इज अर्थ। अब क्या है कि यहाँ पे तो कूल एयर तो बहुत कम है। हिमालय से जो हवा निकल वो थोड़ी सी कूल होगी, लेकिन बहुत ही कम होगा। गर्म हवा जो है वो बहुत ज्यादा है, गर्मी का टाइम है। और इसके साथ हमने दिवाली में पटाखे फोड़े तो यहाँ पे बहुत सारा डस्ट आ गया। अब इस डस्ट के साथ, सॉरी, इस गर्म हवा के साथ ये डस्ट भी ऊपर जा रही है। एंड फिर ये डस्ट जो है वो बेसिकली क्लाउड फॉर्म करेगा। हाँ, ऊपर एक पर्टिकुलर लेवल पे जाकर के क्लाउड फॉर्म करेगा एंड फिर उसके बाद ये बारिश करा देगा। तो इसके कारण बेसिकली क्या है, क्योंकि यहाँ पे जोन ऑफ मिक्सिंग बहुत वीक है, जोन ऑफ मिक्सिंग, एंड क्वांटिटी ऑफ वार्म एयर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ कोल्ड एयर। तो जोन ऑफ मिक्सिंग जहां पे बनती भी है वो इतना ज्यादा बनता है कि क्वांटिटी इसकी बहुत ज्यादा है वार्म एयर की, तो वो ऊपर उठते रहेगा और साथ में पर्टिकुलेट मैटर को लेकर के आएगा। जो पर्टिकुलेट मैटर ठंडी हवा के साथ आएगा वो बेसिकली नीचे आ जाएगा, लेकिन ठंडी हवा तो है बहुत कम। तो इसलिए ही पॉल्यूशन का दिक्कत, अगर दिवाली अगर जुलाई में अगर होता या जून में होता तो पॉल्यूशन का दिक्कत यहाँ पे मिनिमल होता। मैं ये नहीं बोलता कि होता ही नहीं, बहुत मिनिमल होता एज कंपेयर टू अभी जो हमारा चल रहा है अक्टूबर नवंबर में। दिवाली तो इसी टाइम में ही होती है, अक्टूबर लास्ट नवंबर में। और ये बेसिकली क्या है, तो कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में सारे हिंदू हो जाएं एंड वो लार्ज स्केल पे दिवाली सेलिब्रेट करें, और दिवाली में मतलब पटाखे फोड़ रहे हैं लार्ज स्केल पे अक्टूबर में नवंबर में, तो इनको इतना दिक्कत नहीं होगा जितना कि इंडिया को दिक्कत फेस करती है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आता हूं बेसिकली पराली पे, स्टबल बर्निंग पे। ओके, एज यू ऑल पीपल सेड कि आप लोगों को ये पता है राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, खरीफ। तो जो किसान पैडी को जला रहा है, यही होता है बेसिकली। पंजाब हरियाणा में ये जलाते हैं एंड फिर दिल्ली में पोल्यूशन का दिक्कत हो जाता है। अरविंद केजरीवाल भी अपने वो पोस्टर में ये ले जाकर के बोलते हैं कि देखो जी, दिल्ली में पोल्यूशन तो यहाँ के पंजाब हरियाणा के किसान पराली जलाने से करते। हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस बोल ही सकते हैं, हम तो वहां पे है नहीं। वो प्रोसेस तो लेकिन अब वो करवा, क्या कहते हैं, बैन करवा दिया ना। मैंने आप लोगों को एथिक्स में एक चीज बताया था कि कोई भी लॉ की सैंक्शन रूट लेवल पे तभी हो सकती है जबकि वो बेसिकली सोसाइटी से सैंक्शन इसको मिल जाए, सोसाइटी ड्रिवन हो जाए। तो बैन कराने से आप पार असर्ट कर रहे हो। जैसे ही पार थोड़ा सा कम दिखेगा, अथॉरिटीज जो हैं वो नहीं दिखाई देंगे, आदमी जला देंगे, बाद में बोले हमें तो नहीं पता जी कौन जलाया। हाँ यस सर, वो तो है कि अभी भी होता है वो। सर आपकी कट कट के आवाज आ रही है। कट कट के आवाज आ रही है, एक मिनट रुको, मैं माइक को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। हेलो, अभी ठीक है, बेटर है क्या? ठीक है। तो अब वो पराली वाला, अब हम
अब ये देखते हैं कि राबी जो पैडी इन्होंने जलाया तो ये दिक्कत होता है, तो खरीफ में जब वीट जब निकाल लेते हैं तो तब भी तो दिक्कत होती, तब भी ये जलाते हैं। तो दिल्ली में क्यों नहीं दिक्कत होती है? ये जलाते हैं बेसिकली मार्च अप्रैल के टाइम पे, तब क्यों नहीं दिक्कत होती है? क्योंकि धरती गर्म हो रही होती है, मतलब बेसिकली यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर या दिल्ली की धरती बोल लेते हैं, वो गर्म हो रही होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एयर कम हो जाता है और रिलेटिवली बहुत कम हो जाता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हॉट एयर वो रिलेटिवली बहुत बढ़ने लगता है। अब समझ में आ रहा है? बेसिकली खरीफ क्रॉप ये जलाएंगे भी तो क्यों नहीं कुछ मतलब इशू होता है? ये क्यों नहीं बोलते? गवर्नमेंट क्यों अभी अक्टूबर में एक्टिव रहती है? अब ये किसान को कौन समझाए? किसान को अगर बोलें कि तुम बाबा अक्टूबर में पराली मत जलाओ, लेकिन खरीफ अगर मार्च अप्रैल में अगर जला रहा है, खरीफ वाला जो वीट उसने निकाला तो वो जला रहा है, तो वहां पे गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही। तो सेंस ऑफ डिल्यूजन आएगा ना किसान के लिए कि ये क्या गवर्नमेंट पागल है क्या? अक्टूबर में ही बोलती है, अभी क्यों नहीं बोलती? अभी भी तो जला रहे हैं पराली, अभी क्या दिक्कत है? अक्टूबर में ही क्यों दिक्कत होता है? अभी जलाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बाद में हम जलाएं तो दिक्कत? हमें क्या बेवकूफ समझ के रखा है? इसलिए तो हम और जलाएंगे। तो सेंस ऑफ डिल्यूजन आएगा कि ना, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली कंसेप्ट है। अगर ये खरीफ क्रॉप अगर ऑस्ट्रेलिया में जला रहे होते इस टाइम में, मार्च अप्रैल के टाइम में, तो यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोल्ड एयर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड हॉट एयर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। हाँ जी, Yes, इसीलिए sir. यस सर। भी मतलब बेसिकली आप हरियाणा एंड पंजाब के फार्मर से आप पूछोगे तो वो डिल्यूजन में रहते हैं कि वो तो बोलते हैं जी अक्टूबर में नहीं जलाना है, लेकिन कुछ ऐसा बोलते नहीं है अप्रैल में तो जलाना, अप्रैल में जलाने के लिए कुछ बोलते ही नहीं है। अगर हम जला भी देते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है, आकर के वो दिखाएगा, डराएगा, धमकाएगा, हमसे 50-100 रुपया पुलिस वाला लेकर के भी चला जाएगा, लेकिन कोई आता नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलती है। तब एयर पोल्यूशन क्यों नहीं होता? तब भी तो हम जलाते हैं, अभी क्यों एयर पोल्यूशन है? दिक्कत ये है। इसके अलावा स्टबल बर्निंग की और भी रीजंस हैं, वो देखते हैं। अब आप बेसिकली उस टाइम में तो छोटे थे, लेकिन आप देखोगे ना तो बेसिकली एयर पोल्यूशन वाया स्टबल बर्निंग से जो एयर पोल्यूशन का जो दिक्कत है वो आउटक्राई बेसिकली 2013 के आसपास से ज्यादा शुरू हुआ है, इससे पहले नहीं था। लेकिन इससे पहले भी तो किसान जलाते थे ना पराली अक्टूबर में, नवंबर में, लेकिन अभी इतना ज्यादा दिक्कत क्यों हुआ है? 2020 में जाकर के 2019 में जाकर के बैन कर दिया है, लेकिन 2011 में भी जलाते थे, 2012 में भी जलाते थे। आप किसी भी फार्मर से पूछोगे तो वो फिर भी डिल्यूजन में रहेंगे कि पहले तो कोई दिक्कत नहीं होता था जी, पहले हम जलाते थे, लेकिन अब इनको दिक्कत हो रही है, हम कहाँ जाएं, क्या करें? है ना? किसी भी किसान से पूछना, वो बोलेंगे 2011-10 में तो कोई दिक्कत नहीं था। इसका रीजन है, हर चीज के पीछे बेसिकली एक रीजन होता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना है? यस सर। ग्रीन रेवोल्यूशन? यस सर। यस तो ठीक है, लेकिन होता क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? मैं ये पूछ रहा हूँ। तो क्रॉप तो मेरा नेट नहीं चल रहा ढंग से, मेरे को बहुत पैदावार को बढ़ाने के लिए किया गया था। ओके, क्रॉप को के पैदावार को बढ़ाने के लिए किया गया था। यस, इस बेसिकली सीड को हम और उसमें पेस्टिसाइड्स एंड ऑल क्या कहते हैं, हाई यील्डिंग फर्टिलाइजर्स वैरायटी सीड्स, हाँ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी HYV लिख दिया था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। सो बेसिकली क्या है कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि कभी वो एक्सचेंजेस के बारे में मैं बताऊंगा, तो एक्सचेंजेस का भी अगर मैं कंसेप्ट में अगर मैं आप लोगों को बताना शुरू करूंगा ना, तो इंडिया का के एस्पेक्ट से मैं ग्रीन रेवोल्यूशन से बताना शुरू करूंगा। तो
ये एक कॉमन सा जंक्शन है, उसके बाद हम थोड़ा डेविएट हो जाएंगे एंड फिर जब कभी भी वो एक्सचेंजेस का एक अलग से स्पेशल क्लास लूंगा तो फिर इस कंसेप्ट से फिर हम इधर इस साइड चलेंगे एक्सचेंजेस की तरफ, अभी इधर डेविएट हो जाएंगे। अब इस चीज को समझो, 1964 में जाकर के जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है एंड फिर पीएम कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, उनका एक बहुत अच्छा कोट है, बहुत फेमस कोट है, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। क्यों दिया था जय जवान जय किसान? सर क्योंकि वो चाहते थे कि जितनी इज्जत हम किसान अपने वो फौजियों को दे रहे हैं उतनी हम फार्मर्स को भी दें। ये चीज नहीं है। इज्जत ठीक है, ओके, इज्जत तो मिलना ही चाहिए हर किसी को, इर्रेस्पेक्टिव कि वो जवान है या किसान है या कोई भी आदमी है, उसको इज्जत तो मिलना चाहिए द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग। ओके, तो जय जवान इसलिए बोला, 1965 का वॉर किसके साथ हुआ था? इंडिया वर्सेस चाइना? शायद पाकिस्तान के साथ हुई थी। 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। अच्छा। अब इस चीज को समझो, 1962 में चाइना से वॉर, 1965 में पाकिस्तान से वॉर, 1971 में फिर से पाकिस्तान से वॉर। एक वॉर होने में, एक वॉर दो कंट्री जब लड़ती है तो कंप्लीट इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाती है। अभी आप लोग कोरोना में देख रहे होंगे कि इकोनॉमी की क्या हालत है, राइट? यस सर। एक चीज समझो कि वॉर जब होगा, जब कभी भी होता है या होगा, तो कोरोना से 3-4 टाइम ज्यादा इफेक्ट करती है इकोनॉमी को वॉर, क्योंकि वहां पे मशीनरी लगती है, सब कुछ लगता है, पैसा लगता है, नए इक्विपमेंट्स जल्दी जल्दी खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाती है। लेकिन फिर भी वॉर तो नेसेसिटी है, कभी कभार नेसेसिटी हो जाती है, लड़ना पड़ता है, कभी कभार हम मेडिएशन करके काम करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट यूरोप खत्म, यूरोप खत्म हो गया था। दोनों वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में कितना डिफरेंस, 1914 से 1918 और 1939 से 1945 डिफरेंस है। इधर 9 साल और इधर 12 साल, लगभग 20 साल के बीच में दो बड़ी वॉर लड़ी थी यूरोप, एंड यूरोप वाज कंप्लीटली डिस्टेबलाइज्ड। और उसके बाद कभी वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं। क्यों? ये रीजन है, एक बड़ा रीजन ये है कि बेसिकली इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाती है, तो कोई भी वॉर तो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा जाता है। एंड आज की डेट में तो हम जिस सिचुएशन सिनेरियो में खड़े हैं, तो लोग आर्म से कम और इससे ज्यादा लड़ेंगे। बायोलॉजिकल वॉर करा दिया कोरोना यस को। अपनी इकोनॉमी, जो कंट्री लड़ाई करना चाह रही है उसको थोड़ी आदमी लग रहा है, बाकी ठीक है, लॉकडाउन हो गया, ये सब चीज हो गया। अल्टीमेट एम ऑफ वॉर क्या होता है कि सामने वाले की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर दो, इकोनॉमी खत्म तो वहां की जनता खत्म, जनता खत्म तो वहां पे आपस में ही एनार्की आ जाएगा, आपस में मरने कटने लगेंगे। हिटलर यूज्ड टू से, मैं ऑब्वियसली हिटलर को सपोर्ट नहीं करता, मैं बस बोल रहा हूं कि हिटलर यूज्ड टू से कि जैसे ज्यूज को मैसेकर कर रहा था हिटलर, बहुत भारी तादाद में ज्यूज को मारा था उन्होंने, तो हिटलर व्हाट ही यूज्ड टू से कि जब मुझे मालूम है कि ज्यूज को मारना ही है तो मैं क्या करूं, एक गड्ढा खोदो, सारे ज्यूज को अंदर डाल दो एंड ऊपर से सीमेंट लगा दो। मैं क्यों एक बुलेट खर्च करूं, बाकी कंट्रीज के ऊपर क्यों नहीं खर्च करूं, क्योंकि ये तो गुड फॉर नथिंग है। तो वो यही करता था।
और ये इसने कहाँ से सीखा था? हिटलर ने बेसिकली जापान से सीखा था, जापानीज एम्पायर से। वो भी ऐसे ही करते थे। इनफैक्ट हिस्ट्री में आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे, पढ़ोगे, जानोगे, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा एग्रेसिव तो छोड़ दो, गलत बोलना होगा, एग्रेसिव नहीं, मतलब गलत तरीके से लड़ाई अगर किसी ने किया है ना तो वो जापानीज। और वही मतलब स्पेशली चाइना के साथ, चाइना वाला जो आज की डेट में एरिया है, गांव इन्होंने तबाह कर दिया, शहर तबाह कर दिया। जितनी लेडीज थी उनका रेप कर देते थे, और जितने मेल्स थे उनको बस यही करते थे, गड्ढा खोदते थे, ऊपर से सीमेंट लगा दिया, खत्म। पैसा कितना लग रहा है? सिर्फ गड्ढा खोदने का पैसा लग रहा है और ऊपर से सीमेंट लगाने का पैसा लग रहा है। तो सीमेंट का जब डिस्कवरी हुआ था, आई बिलीव अर्ली